नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूरे 1947 तक के घटनाक्रम को सीरियल वाइज यहाँ पे कवर करते चल रहे हैं। हर टॉपिक का उससे रिलेटेड जितने आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने आपके वहां से क्वेश्चन आते हैं, उनको एक दूसरे से लिंक करते हुए यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिससे आपको पूरा घटनाक्रम भी याद रहे और सारे क्वेश्चन भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएं, आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। इस सीरीज में आपको दृष्टि जीके बुक के साथ साथ जीके की आपकी जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं उन सबके फैक्ट एक साथ सीक्वेंस में सीरियल वाइज देखने को मिलते हैं, जिससे आपकी सारी किताबें एक साथ कवर हो जाती है। यह हमारा राष्ट्रीय आंदोलन की 7वीं क्लास है। लास्ट वीडियो में हमने महात्मा गांधी के जो भारत में शुरुआती आंदोलन थे, जिसमें साबरमती आश्रम की स्थापना थी, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उन टॉपिक्स को वहां पर कवर किया। आज के वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड को यहां पर देखने वाले हैं। यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था, कब पारित हुआ, इसका विरोध क्या क्या हुआ इसके विरोध में, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, पूरा घटनाक्रम, घटना कब हुई, कैसे हुई, उसके बाद क्या प्रभाव हुए, किसने कौन सी उपाधि त्यागी, किसने कहां से इस्तीफा दिया, और फिर जांच कमेटियां कौन कौन सी बनी, कौन उनमें सदस्य थे, जांच कमेटियों की रिपोर्ट में क्या निकला, और अंत में जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किस तरीके से और किसके द्वारा लिया गया। तो इन दोनों घटनाओं को पूरा डिटेल में समझेंगे और इस वीडियो की देखने के बाद इन दो टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, 1917 में अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। इस कमेटी का काम था, इसका जो उद्देश्य था, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सिफारिशें देना। यानी भारत में जो लगातार क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ते जा रहे थे, गतिविधियां बढ़ती जा रही थी, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर सिफारिशों के लिए 1917 में एक कमेटी बनाई जाती है। सिडनी रॉलेट इस कमेटी का अध्यक्ष था। यह कमेटी 10 अप्रैल 1918 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और बाद में जो इसने रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट यानी अपनी सिफारिशें दी थी, इसी समिति की सिफारिश पर एक एक्ट बनाया गया जिसको कहा गया रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट इसको क्यों कहा गया? क्योंकि जो समिति बनी थी उसका अध्यक्ष सिडनी रॉलेट था। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, कम से कम शब्दों में आपको पूरा घटनाक्रम यहां पर समझ में आ जाएगा। तो ये रॉलेट एक्ट था। समिति कब बनी, रिपोर्ट आप कब आई और इसका नाम रॉलेट क्यों पड़ा, वो हमने देखा। रॉलेट एक्ट पारित हुआ मार्च 1919 के अंदर। रॉलेट एक्ट को पारित कब किया गया? मार्च 1919 में। इस रॉलेट एक्ट का जो मेन नाम है, जो ऑफिशियल नाम है, वो था द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्लाइमेट एक्ट 1919। इसी को सिंपल भाषा में रॉलेट एक्ट बोला गया था। ठीक है। एक्ट लागू हुआ 19 मार्च 1919 से। 19 मार्च 1919 से यह एक्ट लागू हो गया। तो समिति कब बनी है? 17 में। रिपोर्ट आई है 18 में। एक्ट पारित हुआ है 1919 में और लागू हुआ है 19 मार्च 1919 से। इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे? एक्ट में कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को राजद्रोह की शंका पर भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी व्यक्ति ने राजद्रोह किया है या नहीं किया है, वो चीज नहीं ली जाएगी कंसीडर में। लिया जाएगा कि अगर किसी सरकार को शक है कि ये व्यक्ति राजद्रोह कर सकता है, ये व्यक्ति आंदोलन कर सकता है, तो आप उसको सीधा शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरी शर्त यहां पर यह लगाई गई इस एक्ट में, जो प्रावधान था कि जो गिरफ्तार व्यक्ति होगा ना उसको वकील दिया जाएगा। जब वकील नहीं होगा तो उसको अपील का अधिकार नहीं है, और जब वकील नहीं है, अपील नहीं है, तो दलील का मौका भी नहीं दिया जाएगा। इसीलिए रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है। और तीसरा, व्यक्ति को, जैसा हमने कहा, ना अपील का अधिकार होगा, ना अपनी बात रखने का अधिकार होगा। चौथी बात इसमें एक और कही गई थी कि जो जज होंगे उनके पास यह अधिकार होगा कि वो अनिश्चित काल के लिए ना इसके ऊपर सुनवाई करें, ना इसका कोई आदेश दें और व्यक्ति को जेल में रखें। तो वो सारी बातें रॉलेट एक्ट में कही गई थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्ट बनाया ही इसलिए गया था ताकि क्रांतिकारी आंदोलन को कंट्रोल में किया जा सके। मेन बात जो आपको याद करनी है वो सिर्फ ये 2 पॉइंट है
कि राजद्रोह के शक यानी सिर्फ शक के आधार पर भी गिरफ्तारी हो जाएगी, ना आपको वकील मिलेगा, ना आप अपील करेंगे, ना आप कोई दलील देंगे। ठीक है, इसके बाद विरोध शुरू होता है रोलेट एक्ट का। रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा एक सभा बनाई जाती है, सत्याग्रह सभा। इसको ध्यान रखना, इस सत्याग्रह सभा में जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, जमनालाल बजाज इसमें शामिल थे, द्वारिका दास थे, शंकर लाल बैंकर शामिल थे, उमा सोमानी और बीजी हर्नीमैन, ये इस सभा में शामिल थे। प्रश्न आएगा, रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा किसने बनाई? आप कहेंगे महात्मा गांधी ने। कौन कौन उस सभा में शामिल थे? कई सारे लोग थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है इन नामों को आपने याद करना है। ठीक है, गांधी जी के द्वारा एक्ट के विरोध में जो ये सभा बनाई गई थी, सत्याग्रह सभा, इसका विरोध किया एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने इस सत्याग्रह सभा का विरोध किया और महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा कहा। तो प्रश्न आएगा, महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा किसने कहा? सीधा क्वेश्चन, आप कहेंगे एनी बेसेंट ने। और कब कहा? जब उन्होंने रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा का गठन किया। ठीक है, और कहां कहां इसका विरोध हुआ? रोलेट एक्ट का विरोध दिल्ली में भी हुआ, दिल्ली में आंदोलन हुए इसके लिए, और उस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया। 30 मार्च 1919 में दिल्ली में यह आंदोलन हुआ। तो क्वेश्चन आएगा, जैसे आता है ना कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व अलग अलग जगहों पर किसने किया था, उसी प्रकार रोलेट एक्ट का विरोध दिल्ली में जो नेतृत्व किया वो किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने किया। रोलेट एक्ट का विरोध कांग्रेस के अधिवेशनों में भी किया गया। 1918 का विशेष अधिवेशन, 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बंबई में आयोजित किया गया। कांग्रेस का यह पहला विशेष अधिवेशन था। देखिए, कांग्रेस के दो प्रकार के अधिवेशन होते थे, एक विशेष अधिवेशन और एक वार्षिक अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन हर साल दिसंबर में होता था, लेकिन अगर इसी भी साल में कोई बड़ा मुद्दा आ जाए तो विशेष अधिवेशन भी होता था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद हसन इमाम के द्वारा करी गई और इसमें रोलेट एक्ट का विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ। अभी अधिनियम पारित नहीं हुआ था। रोलेट एक्ट हमने देखा ना, मार्च 1919 में पारित हुआ, लेकिन रिपोर्ट तो 1918 में आ चुकी थी रोलेट एक्ट की। तो अधिनियम का जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं ड्राफ्ट वो तैयार था। तो रोलेट एक्ट के विरोध का प्रस्ताव कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पारित किया गया। क्वेश्चन आते हैं इस विशेष अधिवेशन को लेकर, कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता, उसकी लोकेशन। ठीक है, और काम क्या हुआ? यहां पर रोलेट एक्ट के विरोध का प्रस्ताव पारित हो गया। इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन भी देखने को मिला। पहला विभाजन 1907 सूरत, उसको हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था। 1918 का जो विशेष अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन नहीं, विशेष अधिवेशन, यहां पर कांग्रेस का दूसरा विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, इसी साल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन भी हुआ। वार्षिक अधिवेशन 1918 दिसंबर में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय के द्वारा करी गई। जो ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। अध्यक्षता कौन करते हैं? मदन मोहन मालवीय। और इस अधिवेशन में भी रोलेट एक्ट के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये रोलेट एक्ट का विरोध था कि गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई, एनी बेसेंट ने उस सभा का विरोध किया। इसके बाद कांग्रेस के दो अधिवेशन, एक विशेष अधिवेशन जो बंबई में हुआ, एक वार्षिक अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ, दोनों के अध्यक्ष हमने यहां पर देखे। ठीक है, दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। अब चलेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, डेट आपने याद करनी है। रोलेट एक्ट का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में देखने को मिला था। पंजाब, दिल्ली, इस साइड सबसे ज्यादा विरोध रोलेट एक्ट का देखने को मिला। इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के दिल्ली आने पर, पंजाब जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध लगा था 4 अप्रैल 1919 को। पंजाब में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था इस एक्ट का। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी के अनुरोध पर देश भर में हड़ताल कराई गई। क्वेश्चन आता है, रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के द्वारा देशव्यापी हड़ताल कब कराई गई? तो वो था 6 अप्रैल 1919 का दिन। इसके बाद महात्मा गांधी 9 अप्रैल को दिल्ली में प्रवेश करने जा रहे थे और उसी समय हरियाणा के पलवल से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया था? हरियाणा के पलवल से, 9 अप्रैल को, जब वो दिल्ली में एंटर करने का प्रयास कर रहे थे।
क्योंकि उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो जो लोगों का गुस्सा था वो और ज्यादा बढ़ गया, तो महात्मा गांधी को दिल्ली से यहां से उठाया पलवल से और बंबई में जाकर रिहा कर दिया। 9 अप्रैल को ही पंजाब के 2 बड़े नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी वो इन्हीं 2 नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही थी। तो किन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, पंजाब के 2 बड़े नेता थे, इनको भी 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 10 अप्रैल को गिरफ्तारी के विरोध में एक जुलूस निकाला गया, शांतिपूर्ण जुलूस था, जिसके ऊपर फायरिंग कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। अब जब यहां पर गोलियां चल गई तो 11 तारीख को पूरा घटनाक्रम है और बिल्कुल टू द पॉइंट्स है और सभी फैक्ट इंक्लूडेड हैं, यानी हर लाइन में आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 11 अप्रैल को, अब क्योंकि 10 अप्रैल को फायरिंग हो चुकी थी, तो 11 अप्रैल को जो पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर, इसने पंजाब में मार्शल लॉ को लागू कर दिया और जनसभा करने पर इसने रोक लगा दी। यानी कि लोग अब मिल नहीं सकते, एक जगह पर जमा नहीं हो सकते, जनसभा नहीं कर सकते, इस पर प्रतिबंध लग गया 11 अप्रैल को। और किसने लगाया? जो पंजाब का गवर्नर था। 2 डायर हैं यहां पर हमारे पास, एक माइकल ओ डायर है और एक दूसरा डायर है, ठीक है। माइकल ओ डायर उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और जो सेना का कमांडर था वो था जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर। इसका पूरा नाम था, ज्यादातर इसको रेजिनॉल्ड डायर लिखा गया है। तो माइकल अलग था, रेजिनॉल्ड अलग था। पंजाब का गवर्नर ये था और जो सेना का प्रमुख था वो ये था, ठीक है। जो उधम सिंह थे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेते हैं, वो इसी माइकल ओ डायर की हत्या करते हैं, ठीक है। ये तो पहले ही मर जाता है, इसकी मृत्यु पहले ही हो जाती है। माइकल ओ डायर को मारते हैं जो पंजाब का गवर्नर था उस समय। तो दोनों डायरों में आपने कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पर बताया जाता है, कंफ्यूजन किया जाता है कि जो उधम सिंह जी ने जिसको मारा था वो डायर नहीं था जिसने गोली चलाई। तो मैंने आपको यहां पर क्लियर किया कि उन्होंने किसको मारा था, ठीक है। इन्हीं नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। अब अंग्रेजों ने जनसभा पर प्रतिबंध लगा रखा था, रोक लगा रखी थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका जो प्रचार प्रसार करना था, जो अखबारों में छपवाना था कि आप अब मिल नहीं सकते, पंजाब में मार्शल लॉ लागू है, उसकी जानकारी बड़े स्तर पर नहीं फैलाई। जो ये सभा आयोजित करी गई जलियांवाला बाग में, इसमें लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। ज्यादातर लोग गांवों के लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ यहां पर लागू है। जो सेना का कमांडर था जनरल डायर, इसने इस सभा को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा और अपना सेना लेकर वो वहां पर पहुंच गया। डायर 150 सैनिकों के साथ कहा जाता है वहां पर पहुंचा और बिना चेतावनी के उसने गोलियां वहां पर चला दी। जहां पर पूरे पार्क के अंदर बाहर जाने का एक ही दरवाजा था, वहां पर सेना खड़ी थी, पूरे पार्क में बाकी कोई रास्ता नहीं था बाहर जाने का। 150 सैनिकों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और कहा जाता है 1600 से ज्यादा गोलियां यहां पर चली और तब तक गोलियां चलती रहीं जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। एक व्यक्ति था हंसराज नाम का व्यक्ति ने डायर का यहां पर सहयोग किया था। बाद में ये सरकारी गवाह बन गया था। हंसराज का नाम याद रखना, क्योंकि कुछ जगहों पर बताया गया है कि जो जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी वो इसी के आयोजन पर हो रही थी और उस सभा का अध्यक्ष भी यही हंसराज था। हालांकि मैक्सिमम बुक्स में नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेस में यह इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो आप इसको भी याद कर लीजिए। अगर बाय चांस पूछ लेता है कि जलियांवाला बाग सभा का अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो आप इसी हंसराज का नाम बताएंगे और बाद में यही हंसराज डायर की मदद करता है, सरकारी गवाह बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है कि किस भारतीय ने डायर की मदद करी थी जलियांवाला बाग में? हंसराज। इसके बाद क्या हुआ? सरकार के रिपोर्ट के अनुसार 379 लोगों की इसमें मौत हुई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सरकार ने कमेटी बनाई थी, हंटर कमेटी, आगे हम उसके बारे में देखेंगे, और वो कमेटी कहती है कि 379 के लोग यहां पर मारे गए और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालांकि ये एक सफेद झूठ था। कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई थी, जिसको तहकीकात कमेटी कहा गया, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में वो कमेटी बनी थी, उस कांग्रेस कमेटी के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग यहां पर मारे गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है सरकार के अनुसार क्या था, कांग्रेस के अनुसार क्या था, ठीक है। महात्मा गांधी ने जब इस घटना को देखा, इस घटना के बारे में उनको पता चला, 13 अप्रैल की घटना,
उनको लगा कि कहीं हिंसा पूरे देश में ना फैल जाए, इस वजह से उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था इसको वापस ले लिया। तो क्वेश्चन आता है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने आंदोलन कब वापस लिया? 18 अप्रैल को वापस ले लिया। तो ये पूरा घटनाक्रम था जलियांवाला बाग हत्याकांड का, कि सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में हुआ। महात्मा गांधी के दिल्ली और पंजाब आने पर रोक लगी 4 अप्रैल को। 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल। 9 अप्रैल को गांधी जी दिल्ली से गिरफ्तार हो गए, हरियाणा के पलवल से जब दिल्ली में एंटर कर रहे थे। 9 अप्रैल को ही पंजाब के 2 बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। 10 अप्रैल को जुलूस पर गोलियां चला दी गई। 11 को मार्शल लॉ लगा दिया गया, जनसभा पर रोक लगा दी। 13 अप्रैल को एक जलियांवाला बाग में जनसभा आयोजित करी गई जहां पर डायर ने गोलियां चलवा दी, और मदद किसने करी? हंसराज नाम के व्यक्ति ने। ठीक है, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या हुआ उसको देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो सर की उपाधि उनको दी गई थी, जिसको नाइटहुड की उपाधि भी कहते हैं, दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है। नाइटहुड की उपाधि मतलब आपके नाम के आगे सर लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस उपाधि को इन्होंने वापस लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को यह उपाधि 1916 में ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो दी इनको 16 में गई, लौटा दिया इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध, ठीक है। महात्मा गांधी को जो केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, इसको महात्मा गांधी ने वापस लौटा दिया। जब 1915 में महात्मा गांधी वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो उस समय पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। और तब महात्मा गांधी ने युवाओं को प्रेरित किया था ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए। इसलिए इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया, भर्ती करने वाला दलाल भी कहा गया। और जब इन्होंने अंग्रेजों की मदद करी सेना को और मजबूत करने में, युवाओं को भर्ती कराने में, तो अंग्रेजों ने इनको केसरे हिंद की उपाधि दी थी। तो इसको भी इन्होंने वापस लौटा दिया। जो जमनालाल बजाज थे, इनको अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी, इन्होंने उसे वापस कर दिया। शंकर नायर ये वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल थे, बहुत बड़ा पद होता था कार्यकारिणी परिषद में वायसरॉय की शामिल होना। शंकर नायर उसमें शामिल थे, इन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, किसने क्या लौटाया और किसने कहां से इस्तीफा दिया। जो वैलेंटाइन शिरोल है, वैलेंटाइन शिरोल एक पत्रकार था जिसकी एक किताब है इंडिया अनरेस्ट, काफी फेमस किताब है। और इसी वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इसी वैलेंटाइन शिरोल ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को काला दिन की संज्ञा दी थी, ठीक है। जो दीनबंधु CF एंड्रयूज थे, इन्होंने इस घटना को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा, इसको भी ध्यान रखेंगे। जिन्ना के द्वारा इसे कत्लेआम की संज्ञा दी गई थी। इस घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, कई सारी जगहों पर भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंग्रेज अधिकारियों को देखते ही आपको सैल्यूट मारना होगा, इसका भी आदेश जारी कर दिया गया। और जो भी भारतीयों की सहायता करेगा उनको जेल जाने के लिए यहां पर मजबूर किया गया, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो ये सारे प्रभाव थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के। जो इस घटना में प्रभावित हुए, ज्यादातर लोग अमृतसर के थे क्योंकि वहीं पर यह सभा हुई थी। तो जो लोग इस घटना से प्रभावित हुए उनके लिए निःशुल्क लंगर व्यवस्था करी थी एक व्यक्ति ने, जिनका नाम था किशन लाल। इन्होंने लंगर व्यवस्था उन लोगों के लिए जो प्रभावित थे शुरू करी। जब अंग्रेजों को पता चला तो इनकी उस समय की 40 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया और इनको काला पानी की सजा दे दी गई। तो अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी आपने इनका नाम याद करना है, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव था कि किसने उपाधि लौटाई, किसने क्या इस घटना को कहा, ठीक है। इसके बाद इसके लिए जांच समितियां बनाई गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच समितियां, 2 समितियां बनती है, एक अंग्रेज बनाते हैं और एक कांग्रेस बनाती है। पहले अंग्रेज वाली को देख लेते हैं और डायर का हुआ क्या वो भी देखेंगे। सरकार द्वारा हंटर कमेटी बनाई गई अक्टूबर 1919 में। तो इतना लेट इन्होंने इस कमेटी को बनाया। इस कमेटी का अध्यक्ष था हंटर, ठीक है, और उसी के नाम पर इसे हंटर आयोग कहा गया। इसमें कुल 8 सदस्य शामिल थे, जिसमें 3 भारतीय थे, 5 अंग्रेज थे। 5 अंग्रेजों के नाम नहीं पूछे जाएंगे, केवल अध्यक्ष का नाम याद कर लीजिए। भारतीय इंपॉर्टेंट हैं, 3 भारतीय थे और उनके नाम थे, एक थे जगत नारायण, दूसरे थे चमनलाल सितलवाड़ और तीसरे थे साहबजादा सुल्तान अहमद। तो हंटर कमेटी में शामिल 3 भारतीय कौन कौन थे, उन तीनों के नाम हमने यहां पर देखे। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी मार्च 1920 में। अपनी रिपोर्ट में इसने कहा कि 379 लोग मारे गए, 1200 लोग घायल हुए। जो जनरल डायर है ये निर्दोष है। हालात ऐसे थे, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसको कंट्रोल करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था, ये इसकी रिपोर्ट में कहा गया।
मार्शल लॉ को इसने सही ठहराया, यानी कुल मिलाकर इसने जनरल डायर को निर्दोष यहां पर कह दिया। गांधी जी ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट को, जो जलियांवाला बाग की जांच के लिए बना था, सरकारी लिपापोती किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, तो इस कमेटी ने डायर के काम को वैध यहां पर ठहराया। हालांकि ये माना गया इस कमेटी की रिपोर्ट में कि जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया गया डायर के द्वारा, लेकिन उसने जो उचित समझा और पूरी ईमानदारी से किया, ये डायर के बारे में इसने कहा था। इसलिए गांधी जी ने इसे निर्लज्ज सरकारी लिपापोती कहा। ठीक है, घटना के बाद जनरल डायर ने क्या कहा? घटना के बाद डायर कहता है, लोगों को सबक सिखाने के लिए यह कार्यवाही की गई थी। घटना के बाद डायर से त्यागपत्र ले लिया गया था, इसको इस्तीफा बर्खास्त नहीं किया गया, इससे इस्तीफा लिया गया, इसे इंग्लैंड भेज दिया गया, वहां पर इसका बहुत सारा सम्मान किया गया, ब्रिटिश साम्राज्य का इसको शेर कहा गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसका सम्मान हुआ, मॉर्निंग पोस्ट अखबार के द्वारा एक धन एकत्रित किया गया जो पुरस्कार के रूप में इस डायर को दिया गया। तो काफी सम्मान इसका ब्रिटेन में जाकर हुआ जब ये यहां से त्यागपत्र देकर गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से इसे सम्मानित भी किया गया। तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, दरअसल जब हंटर कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आने से पहले सरकार ने एक बिल ले आई थी, एडिमेंटी बिल उसको कहा जाता है, जिसके तहत दोषियों को माफ कर दिया गया था और सजा के तौर पर इनके इस्तीफे ले लिए गए थे। तो क्षतिपूर्ति अधिनियम इसको बोला जाता है हिंदी में। वो पहले ही आ गए थे, तो कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं था। तो ये डायर का हुआ था, ब्रिटेन में जाके इसको काफी सम्मान दिया गया। इसी बीच कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी, जांच कमेटी, इसको बोला गया था तहकीकात कमेटी। ये जून 1919 में बन गई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने करी थी और इसमें कुल 9 सदस्य थे। 9 के नाम तो नहीं पूछे जाते, सिर्फ अध्यक्ष का नाम याद कर लीजिए और कुछ प्रमुख नाम जो आपको ध्यान रखने हैं। गांधी जी शामिल थे, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, बदरुद्दीन तैयब जी और मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष। ये कांग्रेस की जांच कमेटी थी। इसने अपनी रिपोर्ट मार्च 1920 में दी और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा, जनरल डायर यहां का जिम्मेदार है, उसको सजा दी जानी चाहिए और जो मृतक हैं उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, उसकी मांग इन्होंने करी। तो हमने दोनों रिपोर्टों को देखा, दोनों जांच समितियों में देखा, कौन कब बना, कौन किसमें सदस्य था, डायर का क्या हुआ, वो सब हमने देखा। जलियांवाला बाग का बदला। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। उधम सिंह के द्वारा 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओ डायर, जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, वो कैंस्टन हॉल में बैठा हुआ था और उसी कार्यक्रम के दौरान इसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। डेट याद रखेंगे, 13 मार्च 1940 को। ठीक है, उधम सिंह लंदन कब पहुंचे थे? 1933 में पहुंचे थे और 7 साल के बाद इसकी हत्या कर देते हैं। 31 जुलाई 1940 को पेंटोनी वेले जेल में उधम सिंह को फांसी की सजा दे दी जाती है। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट डायर जिनके बारे में हमने देखा। देखिए, जो आर डायर था, रेजिनॉल्ड डायर, ये 1927 में ही मर चुका था। ठीक है, अब एक ही डायर बचा था, माइकल ओ डायर, जो पंजाब का गवर्नर था, जो सेना का कमांडर था, वो 27 में मर चुका था। तो इसकी हत्या कौन करते हैं? उधम सिंह करते हैं, 13 मार्च 1940 को करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने रोलेट एक्ट को पूरा डिटेल में देखा, उसके विरोध को देखा, सत्याग्रह सभा को देखा, उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड के पूरे घटनाक्रम को देखा, क्या क्या विरोध हुआ, कब हड़ताल की गई, उनको देखा, दोनों डायरों के बारे में जाना, पंजाब का गवर्नर कौन था, सेना का कमांडर कौन था, घटना का क्या प्रभाव पड़ा, किस किसने उपाधियां लौटाई, किसने इस्तीफे दिए, किसने क्या संज्ञा दी, और उसके बाद दोनों जांच कमेटियों को हमने यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ में कुछ फ्रेंड हमारे सेकंड चैनल का नाम पूछ रहे थे, तो ट्रेंडिंग जीके उसका नाम है। चैनल के अबाउट सेक्शन में उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनसीईआरटी की सीरीज हमारी उस चैनल पर चल रही है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।